बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 हल कर रहे हैं और जिस एक्सरसाइज पे हम मौजूद हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 और एक्सरसाइज नंबर 3.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट है इफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे 3/4, यानी हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसके रोज की तादाद 3 है और कॉलम्स की तादाद 4 हो तो फिर हमने साबित करना है, प्रूफ करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 ए इज इक्वल टू ए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए आंसर आए। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब आप गौर करें, यहां पर लिखा हुआ है ए आई जे 3/4, यानी हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर, ए मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास कुल रोज की तादाद वो है वो 3 होनी चाहिए और कॉलम्स की तादाद हमारे पास 4 होनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैट्रिक्स हमने बना ली। ये इसके अंदर 3 रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ये पहली जो एक कंपल्शन थी, पहली शर्त पूरी हो गई। 3 रोज और 4 कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। अब हमें चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके प्राइमरी डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सारी एलिमेंट्स 0 हो। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, I3A, वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब I3 को पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिख के मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले मेंशन कर दिया और ए मैट्रिक्स को बाद में लिख दिया। अब आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करें। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 को A11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो A11, 0 को मल्टीप्लाई किया 21 के साथ 0, फिर 0 को 31 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को A12 के साथ मल्टीप्लाई किया A12 और बाकी दोनों एलिमेंट 0। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो A13 1 के साथ मल्टीप्लाई होके A13 और बाकी दोनों एलिमेंट 0। उसके बाद हम पहली रो और चौथे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को A4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो A4 प्लस 0 0। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अमल को आपने इंतहाई एहतियात से, केयरफुली आपने कंप्लीट करना है ताकि इसके अंदर गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको सिंपलीफाई किया तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा बाकी। यहां से A11, क्योंकि बाकी दोनों एलिमेंट 0 है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। A12, A13, A14, यहां से A21, A22, A23, A24 और यहां से A31, A32, A33 एंड A34 और ये हमने यहाँ पर लिख दिया इसको, जो एलिमेंट्स हमारे पास बचे थे। और ये क्या चीज है, ये मैट्रिक्स ए के बराबर है और ये मैट्रिक्स, और यही हमारा राइट हैंड साइड था जिसको हमने प्रूफ करना था। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट, दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल वही है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है ए ऑफ आई जे और इसका ऑर्डर 3/4 है। हमने शो करना है ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 इज इक्वल टू ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर माय डियर स्टूडेंट 2 चेंजेस आई हैं। एक ऑर्डर के अंदर चेंज आई है, यानी हमें 3 रोज और 4 कॉलम्स वाला हमें मैट्रिक्स चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए हमारे पास क्या है, ये असल चेंज आई है यहाँ पर।
के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 यानी 4 रोज एंड 4 कॉलम। अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, ये देखें, A11, A12, A13, A14। इसी तरीके से हमने ये 3 रोज और 4 कॉलम्स, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, ये 3x4 की हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4, प्राइमरी डायगोनल की सारी एलिमेंट्स 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 4x4 हो गई। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, AI4। ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, I4 को बाद में मेंशन किया हमने। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर एक एक स्टेप को मेंशन कर दिया ताकि आप बच्चों को किसी किस्म के प्रॉब्लम का, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े। ये देखिए A11 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया A11, फिर A12 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अमल को आपने कंप्लीट कर लेना है। अब आप देखें यहां से हमारे पास A11 बच रहा, यहां पर A12, A13, A14, यहां पर A21, A22, A23, A24, और तीसरी रो में A31, A32, A33, A34। अब जो एलिमेंट्स हमारे पास बचे हुए हैं यानी कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको हम मेंशन कर देंगे। ये हमने मेंशन कर दिया, A11, A12, A13, A14, यानी जो एलिमेंट्स नॉन जीरो थे उनको हमने मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया। अब माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये ए मैट्रिक्स तो है, ये जिसको हमने ए के बराबर रखा था वही हमारा आंसर आ गया, यानी राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूफ करना था। ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, ये मैं पिछले लेक्चर के अंदर बड़े तफसील से बता चुका हूं। इसके अंदर जो नई चीज है वो ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो यानी नॉन जीरो हो, दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको डेफिनेशन याद हो गई। What is the difference between singular matrix and non-singular matrix? If the determinant of a matrix is equal to 0, that is called singular matrix. Otherwise, it will be called non-singular matrix. सिंपल ये कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी तफसील से इसको और मेंशन कर दिया। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स के हम इनवर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है, ए इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और ए इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को आपने अपने खास तौर पर जहन में रखना है। नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स के अंदर इसकी एग्जांपल भी आ जाएगी और इसका कंसेप्ट भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज नॉट सिंगुलर, और ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर ना हो। A square matrix is non-singular if its determinant is non-zero, और ये उसी वक्त नॉन सिंगुलर होती है जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। अब यहाँ पर देखें एक छोटी सी एग्जांपल भी आ गई, एग्जांपल ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स 1 2 1 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें
ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। 2 माइनस टू, 0 के इक्वल। और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखें इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर। तो इसका हम ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं, इसका ए इनवर्स हम मालूम नहीं कर सकते। अब इन पॉइंट्स को आपने खास तौर पर अपने जहन में रखना है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस बोर्ड के पेपर में कई दफा आ चुका है। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स मौजूद है तो हमने इसका इनवर्स मालूम करना है। लेट ए इज इक्वल टू 3 -1 2 1। हमने इस मैट्रिक्स को ए के बराबर सपोज कर लिया। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया हमने। 3 -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, फिर फार्मूले का माइनस, और फिर हमने -2 को 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। तो 3 + 2 = 5, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमने ले लिया, प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन को चेंज कर दें और सेकेंडरी डायगोनल के साइंस को चेंज कर दें तो हमें अचीव हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। हम जानते हैं कि ए इनवर्स किसके बराबर है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 / ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 वैल्यू पुट की और एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट की। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अमल हो रहा। 1/5 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया। 1/5, 1/5, -2/5 और 3/5, ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, -2 3 -4 5। बिल्कुल उसी तरीके से इसको ए के बराबर हमने सपोज कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किया, प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन को चेंज कर दें और सेकेंडरी डायगोनल के साइंस को चेंज कर दें तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं ये फार्मूला ए इनवर्स का, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया ए इनवर्स का। तो ये 2 पार्ट इस क्वेश्चन के हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 2 iota 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 माइनस iota। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की आपने क्वेश्चन के जो थर्ड पार्ट है जिसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन की इस पार्ट की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। लेट ए इज इक्वल टू 2 iota 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 -1। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया, 2 iota इंटू माइनस iota, ये हमारे पास क्या हो गया, -2 iota स्क्वायर। फिर आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर और माइनस फार्मूले वाला। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी कर दिया। अब जहां जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां पर -1 पुट कर दें। अब -2 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, और फिर माइनस को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 + 1 = 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन को चेंज कर दें और सेकेंडरी डायगोनल के साइंस को चेंज करके हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब फार्मूला ए इनवर्स का, उसके अंदर वैल्यूज को हमने पुट किया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, -iota/3 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 और 2 iota/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो उसके 3 पार्ट हो गए। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर देखते हैं सॉल्यूशन। लेट ए, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बता सकते हैं, क्या इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? आप सोचिए, मैं आपको 5-10 सेकंड दे रहा हूं। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते।
बिकॉज इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। अब ए इनवर्स यानी 1/a जब हम लेंगे 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी अनडिफाइंड, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने लिख दिया है हेंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप इसको यू भी लिख सकते हैं, हियर ए इज द सिंगुलर मैट्रिक्स, सो वी कांट फाइंड आउट द ए इनवर्स ऑफ दिस सिंगुलर मैट्रिक्स। आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से मर्जी लिख लें। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर इक्वेशन। व्हाट डज मीन लीनियर इक्वेशन? ए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन in which the highest power of the variable is always 1। ये लीनियर इक्वेशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो 1 होती है। इट इज आल्सो नोन एज 1 डिग्री इक्वेशन। इसको 1 डिग्री इक्वेशन के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें इक्वेशन y इज इक्वल टू 8x माइनस 9, ये लीनियर है क्योंकि x वेरिएबल की पावर 1 है, उसको हम लिखें या ना लिखें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7, ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 के बराबर है। और यहाँ पर y प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये भी नॉन लीनियर है क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है। इसी तरीके से y प्लस 3x माइनस 1, ये भी लीनियर है क्योंकि वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 के इक्वल है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स ये नॉन लीनियर है क्योंकि वाई वेरिएबल की पावर 2 है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं और नॉन लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं। एक कंसेप्ट और, अगर हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। 5 भी कांस्टेंट है और 7 भी कांस्टेंट है, और माइनस हमारे पास ऑपरेटर है। माइनस हमारे पास ऑपरेटर है, x वेरिएबल है और 4 कोएफिशिएंट है। आपको इन इक्वेशन के मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम अच्छे तरीके से आने चाहिए। यानी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, और हमारे पास ये वेरिएबल है और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। माइनस 7 और 5 ये कांस्टेंट हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर को पता ही नहीं होता कि इक्वेशन के इन पार्ट्स को क्या कहते हैं, इसलिए मैंने ये आपको मेंशन कर दिया क्योंकि कोएफिशिएंट का जो इस्तेमाल है वो नेक्स्ट कमिंग स्लाइड के अंदर आ रहा है। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसलिए मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट आपको दे दिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर जो पार्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5, 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। तो लीनियर इक्वेशंस को हल करने से क्या मुराद है? इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट ये होता है कि हमने जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। क्लियर होगी बात? जब भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने के बारे में कहा जाए, इसका मतलब ये होता है कि हमने उस इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशंस आर ये। अब देखें जो कोएफिशिएंट्स थे उनको मैंने रेड कलर के अंदर मेंशन कर दिया और वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मैंने मेंशन कर दिया ब्लैक कलर के अंदर। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर किस तरीके से लिखेंगे? जो कोएफिशिएंट है उनकी अलहदा मैट्रिक्स बन जाएगी 2 - 3 5 1, 2 - 3 5 1। अब यहां पर अगर आप देखें यहां पर 1 नहीं है, लेकिन 1 यहां पर एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको हम नहीं लिखते। लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने यहां पर 1 भी मेंशन कर दिया है। अगर आप इसको ना भी लिखें तो खैर है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो कोएफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बना दी, वेरिएबल्स की दूसरी मैट्रिक्स बना दी। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। देख लेते हैं
2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x1, फिर -3x2, फिर 5 को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5x1, फिर +1x2। देखिए वही सूरत आ गई, वही फॉर्म बन गई, और राइट साइड पे जो कांस्टेंट है उनकी अलग मैट्रिक्स बना दी। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ये पहली मैट्रिक्स को हमने a के बराबर एज्यूम कर लिया, दूसरी मैट्रिक्स को x के बराबर और तीसरी मैट्रिक्स को b के बराबर। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, ax = b। ये देखिए ax = b, लेकिन मालूम हमने x करना है, दोनों साइडों पे a इनवर्स ले लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम किया, वो हमारे पास 17 के इक्वल आ गया। एडजॉइंट ऑफ a मालूम किया, उसके बाद a इनवर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। वैल्यूज पुट की, a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है ये 17 और 17 आपस में कैंसिल हो गए तो 1, और -17 और 17 कैंसिल हो गए -1। यहां पर मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो x1 1 के बराबर और x2 -1 के बराबर, और यही हमने मालूम करना था। ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें मालूम हो गई। अब माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पार्ट है हमारे पास। बिल्कुल उसी तरीके से हमने इक्वेशंस लिखी, उनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा, और इसको a के बराबर, इसको x के बराबर और इसको b के बराबर। ax = b, दोनों साइडों पे a इनवर्स ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम किया, एडजॉइंट ऑफ a मालूम किया, a इनवर्स का फार्मूला लिखा, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, उसके बाद a इनवर्स और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके मल्टीप्लाई किया पहले। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर ये वाला आ गया, यानी x1 = 2 हमारे पास, और x2 = -1। x1 2 के बराबर और x2 -1 के बराबर, और यही हमने फाइंड आउट करना था। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से दी गई है। 3x - 5y = 1 और -2x + y = -3। हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया, तो इक्वेशंस को लिखा, फिर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा, फिर इसको a के बराबर और इस मैट्रिक्स को x के बराबर और इस मैट्रिक्स को b के बराबर, और ax = b, दोनों साइडों पे हमने a इनवर्स ले लिया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम किया, 3 × 1 3, फिर माइनस फार्मूले का -2 × -5, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस -10, और -3 - 10 = -7। फिर एडजॉइंट ऑफ a मालूम किया, प्राइमरी डायगोनल की हमने पोजीशन को चेंज कर दिया और सेकेंडरी डायगोनल के साइन को चेंज कर दिया। a इनवर्स का फार्मूला लिख के वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद a इनवर्स और b की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी। इस तरीके से इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर फाइनल आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत शुक्रिया अपनी वीडियो को वॉच किया। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया।